हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है रोजगार बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। आप लोगों को पता ही है कि इस प्ले लिस्ट में हम लोग हमारी जो बुक होती है घटना चक्र, उसके नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। अब तक मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक करवा चुका हूँ। उसके सारे नोट्स हमने डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं ये पीडीएफ मुझे खुद से पढ़नी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोट्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर की बात करूं तो इस वाले चैप्टर में हमारे पास लगभग 260 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में मैं सिर्फ नोट्स पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पार्ट 1 होगा। बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 में हर पार्ट में जैसे 40-50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हुए आते हैं, वैसे 40 to 50 क्वेश्चन पर वीडियो जो है हम लोग डिस्कस करके इसे कवर करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो रोजगार और बेरोजगारी, देखो ये कोई ऐसे शब्द नहीं है जो आपने और मैंने कभी सुने ना हो या आपने और मैंने फील ना किए हो। हम सभी रोजगार ढूंढ रहे हैं और हम सब बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं। ये दो तो ऐसे ही समझ लो ना। आप अभी बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढ रहे हो, मैं भी अभी बेरोजगार हूं, रोजगार ढूंढ रहा हूं। क्लियर? तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, रोजगार और बेरोजगारी वाली बात हो गई। हाँ मालूम है मैं पूरी तरह बेरोजगार नहीं हूं, बट फिर भी ठीक है ना, एग्जाम्पल देने में क्या जाता है। तो अभी हम जरा पढ़ लेते हैं कि भैया रोजगार और बेरोजगारी को कहते क्या है। तो पहले इसके बारे में पढ़े कि किसी देश में कार्य कर सकने की आयु जो होती है वो 15 से 65 वर्ष होती है। तो वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यानी किसी भी देश में कार्य कर सकने की आयु वाले सभी व्यक्ति जो कि 15 से 65 साल के होते हैं, के संयुक्त रूप से उस देश की श्रम शक्ति या लेबर फोर्स कहा जाता है। यानी जितने भी लोगों के 15 से 65 के हमारे देश है उन सबको हमारा क्या कहा जाएगा, लेबर फोर्स। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्ति दोनों आते हैं। रोजगार के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यदि आप एक साल में 273 दिनों तक हर रोज 8 घंटे का कार्य आपके पास है तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड ईयर कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास इतने दिनों तक रोजगार है उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है। यानी अगर आप पर डे 8 घंटे काम कर रहे हो और साल में 273 दिन काम कर रहे हो 365 में से, तो आप पूर्ण रोजगार हो। अगर आप इतने घंटे पर डे काम नहीं कर रहे या इतने दिन काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब पूर्ण रोजगार नहीं हो। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं, यानी उनमें क्षमता भी है इच्छा भी है। और प्रचलित ये मजदूरी कह सकते हो या मजदूरी भी वर्ड यूज कर सकते हो, ये मजदूरी भी हो सकता है। मजदूरी पर कार्य करने हेतु प्रस्तुत होते हैं, यानी जितना पैसा चल रहा है मार्केट में वो उस रेट में काम करने को तैयार भी है, परंतु उन्हें रोजगार ही नहीं मिल पाता, यानी काम ही नहीं है। तो विकसित और विकासशील अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी अलग अलग कारणों से और अलग अलग स्वरूप में पाई जाती है। यानी बेरोजगारी के कई रूप है और कई कई रीजन हो सकते हैं। विकासशील देशों में अलग होते हैं, विकसित देशों में अलग होते हैं, अल्प विकसित देशों में अलग होते हैं। तो हम जरा इसमें से टाइप ऑफ बेरोजगारी पढ़ते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी का जो स्वरूप है उसमें आता है चक्रीय बेरोजगारी, यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोजगारी जो बाजार उच्चवान हो, यानी कि या तो बाजार में स्फीति आई हो यानी महंगाई बढ़ी हो, या तो बाजार में मंदी आई हो, के कारण मांग में कमी से उत्पन्न होती है और मांग में वृद्धि होने पर पुनः समाप्त हो जाती है। यह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है और यह विकसित देशों में आसानी से देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है हमारा घर्षण जनित बेरोजगारी। इसको हम लोग संघर्षात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी यानी संघर्षात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षण जनित बेरोजगारी वास्तव में एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य की अवधि की बेरोजगारी है। यानी मैं एक जगह काम कर रहा था, वहां से मैंने जॉब छोड़ दी और दूसरी जगह जॉब मिलने के बीच में जो मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ा है, ये एक दिन भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, तो वो बेरोजगारी होती है घर्षण जनित यानी कि संघर्षात्मक बेरोजगारी। तकनीकी आदि में परिवर्तन, यानी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, नौकरियों में छटनी हो जाए, जैसे अभी मंदी के टाइम में बहुत सारे लोगों की छटनी हुई है, इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। यह भी विकसित देशों में सामान्यता एक देखी जाती है, नॉर्मली ये विकसित देशों में ही देखी जाती है। देन तीसरा आता है हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, इस तरह की बेरोजगारी लोगों में कौशल के अभाव की स्थिति में उत्पन्न होती है। यानी अगर लोगों को काम करना नहीं आता, लोग स्किलफुल नहीं है, अगर लोगों के अंदर स्किल नहीं है तो इस तरह की बेरोजगारी आएगी।
अर्थात जब रोजगार के अनुरूप योग्यता ना धारित कर पाने के कारण बेरोजगार बने रहे तो इस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यानी बेसिकली अभी आप और मैं जो बेरोजगार है वो संरचनात्मक है। आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी किसी चीज की तैयारी कर रहा हूं, तो जब तक मेरे पास वो एग्जाम क्वालिफाई करके वो योग्यता नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग बेरोजगार है। तो हम लोग कैसे बेरोजगार है? संरचनात्मक बेरोजगार है। यह विकासशील आ गया ना हमारे जैसे देशों में और अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी का स्तर उच्च है। आप और मैं है ना, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। मुखर्जी नगर तो पूरा का पूरा इसी का एग्जाम्पल है। देन फोर्थ, मौसमी बेरोजगारी। अगर मैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। यानी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये तो हम लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में वर्ष के महीनों में काम बढ़ जाता है। वर्षा के महीनों में होना चाहिए, वर्ष के महीनों में नहीं हो, वर्षा के महीनों में। जब बारिश वारिश होती है तो खेती का टाइम होता है गांव वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है? मजदूर ज्यादा चाहिए होते हैं। तो कृषि क्षेत्र में वर्षा के महीनों में काम बढ़ जाता है जिससे रोजगार की संख्या बढ़ जाती है, परंतु शेष महीनों में बेरोजगारी बनी रहती है। मौसमी बेरोजगारी विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए सामान्यता, जैसे हमारे देश के लिए भी है ये। देन आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है। यानी एक जगह काम करने की जरूरत 2 लोगों की है, लगे 10 लोग हैं, तो ये जो 8 लोग फालतू में लगे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगार। अर्थात यदि किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं तो उस रोजगार से अतिरिक्त लोगों को निकाल देने पर भी उत्पादन का स्तर वही बना रहे, तो निकाले गए अतिरिक्त व्यक्ति लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाएगा। तकनीकी शब्दों में जिस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता शून्य हो। अब सीमांत उपयोगिता इकोनॉमिक्स का टर्म है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो सीमांत अर्थात उसका उत्पादन में कोई अतिरिक्त योगदान ना हो। यानी वो चाहे कंपनी में रहे चाहे कंपनी में ना रहे, चाहे वो प्रोडक्शन में रहे ना रहे, कोई उससे प्रोडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी 10 यूनिट बन रही थी, अभी भी 10 यूनिट बनेगी, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है, भले ही वो रोजगार में क्यों ना हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र में बहुतायत पाई जाती है। खेत इतने बड़े नहीं है जितने लोग लगे हुए हैं खेत में, वो वाली बात। धन आता है भारत में बेरोजगारी माप। भारत में बेरोजगारी मापन को 3 विधियां प्रचलन है। पहली सामान्य स्थिति यूजुअल स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्थिति करंट वीकली स्टेटस, और चालू दैनिक स्थिति यानी करंट डेली स्टेटस। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों में यानी 183 दिनों में, 365 का आधा है, तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे सामान्य स्थिति यूजुअल स्टेटस, सॉरी यूएस अमेरिका कह रहा हूं मैं, सामान्य स्थिति यूजुअल स्टेटस का बेरोजगार माना जाता है। यदि सर्वेक्षण सप्ताह में किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार ना मिले तो उसे चालू साप्ताहिक CWS यानी करंट वीकली स्टेटस का बेरोजगार माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त ना हो तो उसे चालू दैनिक स्थिति यानी कि करंट डेली स्टेटस का बेरोजगार माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे या इससे अधिक समय तक रोजगार में है तो उसे उस दिन के पूर्ण रोजगार में, जबकि 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम रोजगार को उस दिन के आधे रोजगार में माना जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 से 4 घंटे के बीच में काम किया तो आपका हाफ डे लगता है, वैसे भी बात है। और अगर आप 4 घंटे से प्लस तो हो गए लेकिन 8 घंटे से कम ही हो, 6 घंटे भी रोजगार कर रहे हो, तो आपको फुल वर्क माना जाएगा। ये वाली बात है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी के मापन हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO आंकड़े एकत्रित करता है। NSSO के 68वें दौर के रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में सामान्य स्थिति यानी कि यूजुअल स्टेटस के आधार पर भारत की 2.7% बेरोजगारी थी। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी नागालैंड में 25.6 दर्ज की गई। इसके पश्चात लक्षद्वीप में 15.4 और त्रिपुरा में 14.6 सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्य थे। वहीं पर अगर मैं चालू साप्ताहिक यानी CWS की बात करूं के आधार पर भारत में 3.7% और चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 5.6% लोगों की बेरोजगारी पाई गई 2011-12 में। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS
रिपोर्ट जून 2020 के अनुसार देश में वर्ष 18-19 में सामान्य स्थिति यानी कि यूजुअल स्टेटस के आधार पर 5.8% लोग बेरोजगार है। 17-18 में ये कितनी थी? 6.1% थी। ठीक, अब एक्चुअली वीडियो अभी सिर्फ 10 ही मिनट की लंबी हुई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 260 क्वेश्चन है तो क्यों ना एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ही सकते हैं। 20 कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर बाकी के अगले वीडियोस में करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न कोश यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले तो निधि कार्यक्रम होता क्या है वो आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ही। ये डेवलपमेंट ऑफ हैरेसिंग इनोवेशन था, इनोवेशन के लिए था कि भारत में और ज्यादा स्टार्टअप्स वगैरह आए। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना था, बिल्कुल सही है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ये होगा। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करने के लिए निधि यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 20 छात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करना है, यानी 20 नए स्टार्टअप हर साल स्टूडेंट वाले जो है ये हेल्प करती है उन्हें। देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य है? तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ओके, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के उसमें है, कहते हैं अनुपात में। तो देखो ये जो है ना कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, ये वाला गलत है। ठीक है, जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका बी करेक्ट होगा। क्योंकि 5 लाख तक की कवरेज दी जाती है, मुझे जहां तक पता है वो नहीं दी जाती। पढ़ लेते हैं जरा। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान बिल्कुल सही है, 60 और 40 का होगा। हालांकि अगर हिमालय के या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो केंद्र 90 और राज्य 10% देगा। नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, भारतमाला परियोजना से भारत में निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंध है? भारतमाला से दूरसंचार, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो जो है वो कौन सा है? सड़क, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क, रोड, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क, सड़क, एक्सप्रेसवे आदि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और सुधारने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो भारतमाला जो है वो सड़कों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारत में 2020-21 के बजट में एक नई आर्थिक निर्विक घोषित की गई, एक नई योजना आई निर्विक। योजनाओं के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम रोजगार, बेरोजगारी और कल्याण योजनाएं था। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्विक से कौन सा एरिया आएगा? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र या फिर निर्यात क्षेत्र? तो निर्विक से जो आता है एरिया वो है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो निर्विक आता है निर्यात क्षेत्र। निर्विक बेसिकली हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए योजना लाई गई थी। करंट क्वेश्चन है 2020 का, वैसे तो अब तक के सारे क्वेश्चन मोस्टली करंट ही है, बट फिर भी। बजट 2020-21 में छोटे निर्यात को लाभ पहुंचाने के लिए निर्यात की वस्तुओं का बीमा कवरेज बढ़ाने तथा प्रीमियम कम करने तथा बीमा क्लेम प्रक्रिया सरलीकरण बनाने के लिए निर्विक योजना शुरू की गई थी, यानी बेसिकली निर्यात को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। अगला है हमारा पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना, ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए किसानों की मानसूनता पर निर्भरता को कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता को कमी करना,
भारत में फूलों की खेती का संवर्धन या फिर किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेंटो और सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो पीएम कुसुम योजना जो है ये इसी से है कि डीजल वगैरह जो है उनको खत्म किया जाए और सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाए। वर्ष 2019 में आरंभ पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान सौर ऊर्जा की स्थापना और पंप सेंटों और सौर ऊर्जा को जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए चालू किया गया है, उसका काम है ये। चलिए एक और योजना के बारे में पढ़ते हैं। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयुष्मान सहकार योजना, ओके, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण को शामिल करता है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो यही है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत नहीं की है। इसे लिखा हुआ है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने शुरू की है, पर इसकी शुरुआत भारत के वित्त मंत्रालय ने नहीं की है। ए, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं किसान विकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण आदि विस्तार करना है और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है। यह बात बिल्कुल सही है कि ये भी क्या करती है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा यानी एनसीडीसी के द्वारा चलाई जाती है, उसके साथ ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7, अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो अगर इसकी बात करूं तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार, नीति आयोग या कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय। 2019 का क्वेश्चन है, करंट में ही चल रही है। तो अटल इनोवेशन जो है वो नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जैसा मैंने बताया नीति आयोग वाला। तो अटल नव परिवर्तन मिशन बजट 2015 की घोषणा के अनुरूप नीति आयोग के अधीन स्थापित है। इसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों और एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र औद्योगिक स्तरों का नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देकर एक बेहतर वातावरण बनाना है इसका काम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि एआईएम किस विभाग की प्रमुख पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर विकास एवं तकनीक मंत्रालय। तो ये एआईएम जो है अटल जी के से नाम से रिलेटेड दो योजनाएं जो है वो दोनों नीति आयोग की है। ये 2020 का क्वेश्चन है। अटल नवोन्मेष मिशन भारत, ये उसी का दूसरा नाम है, नवाचार है ना, उसी को नवोन्मेष बोल दिया गया है यहाँ पर। भारत में नवाचार और उद्यमता को बढ़ाने के उद्देश्य नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक अग्रणी पहल है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रति माह प्राप्त होगी। 3,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या 1,500 रुपए, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो मानधन योजना है इसमें बोला गया था कि आपको 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलेगी। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बजट वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15,000 रुपए या उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक वृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए प्रति माह का सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना
चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी तथा पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 को रखी गई। कहां पर? कौशल पार्क लखनऊ में, बेंगलोर में, भोपाल में या जयपुर में? तो वैश्विक ग्लोबल कौशल स्किल पार्क जो है वो भोपाल में रखा गया। ठीक है, ये भोपाल का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2017 जुलाई 2017 में रखा गया वैश्विक ग्लोबल कौशल पार्क जो है वो कहाँ रखा गया है? भोपाल में। 3 जुलाई 2017 को भारत के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला भोपाल में रखी गई। यह पार्क 34 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। यह पार्क सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान ITE के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ठीक। देन आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन थे? 2017 में जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय था तो उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन थे? 2017 का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी ये डायरेक्ट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जून 2017 में ये जो नया आया था ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके थे के कस्तूरी रंगन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। डॉक्टर कहते हैं कि कस्तूरी रंगन जो है ये इनके अध्यक्ष थे। जून 2017 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसके इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला है कि NCQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है और NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। तो अगर मैं इनमें से करेक्ट की बात करूं तो सिर्फ सेकंड वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट है। सिर्फ औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो पहला वाला गलत है। सिर्फ सेकंड वाला जो है वो सही होगा इसका। NSQF के अंतर्गत शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से के किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता को प्राप्त कर सकता है। अतः कथन एक गलत है। NSQF के कार्यान्वयन एवं अपेक्षित विशिष्ट परिणाम निम्नलिखित है। पहला, NSQF के साथ डिग्री का संरेखण द्वारा व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण, ये पहला काम है इसका। पूर्व अधिगम यानी कि RPL की पहचान, गैर औपचारिक से संगठित नौकरी बाजार में संक्रमण की अनुमति। थर्ड, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से पूरे देश में प्रशिक्षण की मानवीकृत सुसंगत राष्ट्रीय स्तर का स्वीकार परिणाम। फोर्थ, NSQF के अंतरराष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत के कुशल श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता। फिफ्थ, क्षेत्रों के भीतर एवं पार क्षेत्रीय रूप से प्रगति एवं मानचित्रण। सिक्स्थ, कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप NOS या QPs का अनुमोदन। ठीक है, तो ये 6-7 चीजें जो है ये इसके अंदर रखी गई है। 6 चीजें रखी गई, 6-7 क्या बोलो, 6 चीजें रखी गई। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेशनल करियर सर्विस क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रमण है। ओके, नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। तो नेशनल करियर सर्विस जो है ना, इसका इन दोनों में से कोई लेना देना नहीं है। ये इन दोनों ही बातों की बात नहीं करता। ना तो ये सर्विस क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उत्क्रमण है और ना ही अशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए काम करता है। तो इसका डी करेक्ट होगा। 2017 का क्वेश्चन है। नेशनल करियर सर्विस NCS भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ही एक पहल है। इसे एक मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत देश में नागरिकों के रोजगार के अवसरों में सुधार के साथ साथ छात्रों को करियर काउंसलिंग, अभ्यर्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन और नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यर्थी की खोज में मदद करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। यानी बेसिकली इसका ये नहीं है कि आप अशिक्षितों को दो, ये सभी के लिए है
पढ़ने वालों के लिए छात्रों को कैरियर काउंसलिंग करवाना है, जो अभ्यर्थी पेशेवर है उनको एक मार्ग दिखाना है, ये सारा इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रोजगार वृद्धि की दर बहुधा रही है लगभग। अरे एक मिनट, इसका मतलब क्या होता है मुझे भी बता देना। बहुधा रही है लगभग, भारत में रोजगार वृद्धि लगभग कितनी रही है? 2% प्रतिवर्ष, 3% प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष या फिर 7% प्रतिवर्ष? ये 1998 क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तो अगर उस टाइम के हिसाब से बात करूं तो 2% करेक्ट था। भारत में रोजगार वृद्धि की दर प्रश्न काल में कमे बेश 2% प्रतिवर्ष के आसपास रही थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। अब देखो यहां तक हमने सिर्फ योजनाओं की बात की, अब योजनाओं से हटके थोड़ा बेरोजगारी पे आए हैं। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और ब्याज की दर बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति की दर तब बढ़ती है जब लोगों की जेब में पैसा हो, जब बेरोजगारी होगी तो जेब में पैसा तो होगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। और जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी का तो, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, पर बेरोजगारी के बढ़ने से जनसंख्या बढ़ेगी ये तो नहीं है ना। और ब्याज दर में वृद्धि तब आती है जब बाजार में मुद्रास्फीति होती है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट गलत है और ए हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि बेरोजगारी में क्या होता है कि गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बेरोजगारी से तात्पर्य आय के साधन की अनुपलब्धता से है, यानी इंसान काम करने को सक्षम है, काम करने को तैयार है, मजदूरी की प्रचलित दर पर भी काम कर लेगा, उसकी इच्छा भी है, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा उसे। बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे, इस प्रकार गरीबी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारों की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार है जहां पर। तो देखो बेरोजगार तो इंडिया में हर जगह है, ये शिक्षित बेरोजगार वहां पर होंगे जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है भारत में, तो वो है केरल। केरल में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है और बाकी बेरोजगारी से तो पूरा इंडिया ही ग्रसित है, इसीलिए वहां पर शिक्षित बेरोजगार बहुत है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे ज्यादा प्रतिशतता वाला राज्य केरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। ओके, यह तभी होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, यह तभी होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। हमारे यहाँ देखो लोग ज्यादातर बेरोजगार क्यों हैं? हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जिस पढ़ाई की जरूरत थी नौकरी के लिए वो नहीं की। तो ये बात करेक्ट है कि हमारे यहाँ व्यवसायिक शिक्षा की कमी है, और व्यवसायिक शिक्षा की कमी है इसीलिए शिक्षित बेरोजगारी जो है वो ज्यादा है। विकास की दर तो है, स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन बेरोजगारी भी उतनी ही ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए। ये दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की एकदम करेक्ट व्याख्या कर रहा है। ए है इसका आंसर। ठीक है, विकास की ऊंची दर के साथ रोजगार का भी सृजन होता है। इसमें रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तो रोजगार प्राप्त हो जाता है, परंतु व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने के कारण अनेक शिक्षित लोगों को रोजगार से वंचित भी रहना पड़ता है, अतः शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में ऐसा ही हो रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ ने अपने सर्वेक्षण में स्पष्ट किया है कि हाई स्कूल एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में व्यावसायिक कौशल की कमी के कारण उन्हें कम शिक्षा प्राप्त नवयुवकों की तुलना में बेरोजगारी का दर उच्च है। यानी कि लोग पढ़े लिखे हैं पर जॉब नहीं है। अरे निम्न प्रश्नों में एक बयान में के बाद दो मान्यताएं दी गई है और मान्यताओं पर विचार करके फैसला कीजिए कि कौन सी मान्यता जो है निर्भर करती है। ओके, बयान, 18 वर्ष से ऊपर उम्र में सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यता यह है कि भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। देखो हमारे यहाँ तो राजकोषीय घाटा इतना ज्यादा होता जा रहा है, हमने आर्थिक विकास वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में सब्सिडी की वजह से इतना ज्यादा हमारा क्या होता जा रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है।
तो सेकंड वाला तो वैसे ही करेक्ट नहीं हो सकता कि सरकार के पास इतना पैसा है कि सारे बेरोजगारों को पैसे दे दे, नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के जो बेरोजगार है उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। जैसे आपको अगर सरकार की तरफ से पैसे मिले, मुझे मिले, तो यस हमारा फायदा होगा। 2013 का क्वेश्चन है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बयान को सिर्फ प्रथम मान्यता ही संतुलित करती है, द्वितीय नहीं। बेरोजगार युवाओं की को आर्थिक मदद की जरूरत होती है जिससे वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य लक्ष्य योजनाओं को अंजाम दे सके। ठीक है। 19 कथन, शहर गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम होता है, उपयुक्त स्थान पर आकर के भरते। ओके, देखो गांव में लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, रोजगार गांव में होता नहीं है, तो वो वहां से आ जाते हैं शहरों में। शहरों में उन्हें रोजगार मिलता नहीं है, तो शहरों में क्या बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। बात दोनों करेक्ट है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट स्पष्टीकरण है। ठीक है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 2013 का ही क्वेश्चन था ये। प्रश्नगत कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, सही कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के निम्न होने के कारण गांव से प्रबलित व्यक्ति शहरों में निम्न स्तरीय रोजगार ही पाते हैं। हमारे यहाँ देखते हो, इसलिए कहते हैं ना, ये यूपी बिहार के जो लोग होते हैं ज्यादातर मजदूरी लेवल पे, आप बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, पर ये जो जितने रेड़ी चलाने वाले दिखते हैं, फल लगाने वाले दिखते हैं, या मिस्त्री वगैरह दिखते हैं, इनमें आपको बहुत सारे बिहार यूपी के लोग मिलेंगे दिल्ली में। इसका है ना यही रीजन, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे होते नहीं है ये लोग, शहर में आके इन्हें ऊंची नौकरी मिल नहीं पाती, तो ये स्वयं तो गरीब बने रहते हैं और शहरी गरीबी में भी वृद्धि करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इनको निकाल के फेंक दिया जाए, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बी, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1999-2000 में नगर क्षेत्र में प्रति 1000 में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। यानी सबसे ज्यादा कहां पर लोग रोजगार में थे प्रति 1000 में, उससे कम कहा, उससे कम कहा, उससे कम कहा। मेघालय, नागालैंड, और कौन कौन से दो स्तर दे रखे हैं, असम और पश्चिम बंगाल। 2003 और 2001। तो देखिए क्वेश्चन ये जिस टाइम का, अगर मैं उस टाइम के हिसाब से कहूँ तो ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल जो है उसमें सबसे ज्यादा लोग रोजगार में थे। ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में ऑलरेडी दे ही रखा है, इन्होंने आरोही क्रम में लगा रखा है, हमें अवरोही क्रम में लगा देना है। सबसे ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में थे, देन उसके बाद हमारे पास आसाम में थे, आसाम के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद वो जो हमारा नेक्स्ट नागालैंड, नहीं नागालैंड और मेघालय ना, हाँ ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वर्तमान में वर्ष 1999-2020 के आंकड़ों के अनुपलब्धता एवं अप्रासंगिकता की पृष्ठभूमि को नवीनतम 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार नगर क्षेत्र में प्रति 1000 में रोजगार प्राप्त वस्तुओं की संख्या प्रश्नगत राज्यों में निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2099-2000 के बारे में था, लेकिन उस टाइम के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे नहीं, इसीलिए 13-14 वाला आंकड़ा जो है इन्होंने दे रखा है। पश्चिम बंगाल, फिर आसाम, फिर नागालैंड, और फिर मेघालय, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक करें, नहीं भी लगी हो तो भी लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, क्यों ये रेड बना हुआ दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज शेयर करें, ताकि हमारी रीच भी पहुंचे और उन लोगों की भी हेल्प हो सके। बाकी अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आप मुझे कुछ नया बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे बताइए। आपके पास मेरे लिए कोई कंप्लेन है तो वो भी बताएं, ताकि मैं अपनी कंप्लेन को सुधार सकूं। ठीक है, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, स्टे सेफ, पॉल्यूशन से बचे, हेल्दी रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।